नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं विरंची कुमार मेधी जी की कहानी हृदय के भीतर घर। पुरंदर चाचा को देख मैं अचानक ही कांप उठा। कितने दिनों पहले मैंने पुरंदर चाचा को देखा था। 12 वर्ष या कि 20 वर्ष। आज दिन क्षण का हिसाब मेरी स्मृति में गडमगड हो गया है, जबकि मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि उन दिनों पुरंदर चाचा अतिशय परिपुष्ट स्वास्थ्यवान पुरुष थे। उनका सुंदर स्वास्थ्य देखते ही बनता था। शरीर का रंग थोड़ा काला जरूर था, परंतु पुरंदर चाचा की हंसी उषाकालीन सूर्य रश्मियों सदृश रक्ताभ थी। उस समय तो मुझे ऐसा लगता था जैसे चाचा की दोनों ओर की दंत पंक्तियों के भीतर स्थित उनकी हंसी हर समय किसी न किसी रूप में बाहर आने का उपाय ढूंढती रहती थी। जैसे सरोवर के प्रशांत जल में कोई किसी ईंट पत्थर या भारी वस्तु को फेंक दे, तो जिस प्रकार एक पर एक तरंगे उठ उठ गिर गिर कर एक के पीछे एक ऐसे वलय की सृष्टि कर देती है कि समूचे सरोवर में लहरों के घेरे फैल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पुरंदर चाचा की हंसी भी अगणित वलयों की सृष्टि करती हुई समूची देह में परिव्याप्त हो जाती थी। अत्यंत साफ सुथरे दुग्ध धवल धोती कुर्ता पहने, बात बात में वेद उपनिषद के श्लोकों को दृष्टांत में उच्चरित करने वाले ऊर्जस्वित प्राणों वाले निरंतर प्रसन्न वदन रहने वाले पुरंदर चाचा की ऐसी दशा कैसे हो गई। हिलती डुलती पुरानी कुर्सी में हाथ पांव सिकोड़कर बैठे हुए पुरंदर चाचा को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी निर्जन प्रदेश के स्टेशन पर अर्धरात्रि की ट्रेन की प्रतीक्षा में अनंत काल से चुपचाप बैठा हुआ कोई असहाय निरुपाय साथी संगी विहीन कोई यात्री हो। जबकि वही पुरंदर चाचा मेरे शैशव एवं किशोर वय के आदर्श पुरुष थे। वे विद्युत वेग से कार्य संपादन करने वाले नौजवान थे। पुत्र कन्या मिलाकर कुल 6 संतानों के पिता थे और माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय के प्रतिष्ठाता प्राचार्य। पुरंदर चाचा के बातचीत करने का ढंग ऐसा आकर्षक था कि यदि कोई व्यक्ति बहुत थोड़े समय के लिए भी उनके संपर्क में आता, तो वह भी अपने अंतर में उनकी स्मृति को संजोए रखने को बाध्य हो जाता था। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के वर्ग में नहीं हूँ जो बहुत कम समय के लिए ही चाचा के संपर्क में आए। बचपन, किशोरावस्था और यौवन काल की अनेक स्मरणीय बातों ने पुरंदर चाचा को जैसे धर बांधकर मेरे मन के भीतर बंदी बना रखा था। कोई एक सदा याद करने योग्य निसंकोच भाव से यह कहने योग्य कि इन्हें मैं प्यार करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। ऐसे लोगों के नामों की कोई एक तालिका मन ही मन कौंध उठती है। मेरे मन की वैसी ही अति गोपनीय छोटी सी तालिका के सबसे ऊपर शीर्ष पर बहुत पहले से ही पुरंदर चाचा का नाम खुद चुका था। मेरे गांव की सीमा के छोर पर ही पुरंदर चाचा का घर था। बापन, तपन, दीपक, माकू, जोनमनी और जोनाकी, इन 6 संतानों की बातचीत कथा वार्ता से पुरंदर चाचा का घर बराबर गुंजायमान रहता था। और हमारा, मेरे जन्म के बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गई। एक ही तो बहन थी, उसकी भी बहुत पहले ही शादी कर दी गई। अब तो उसका लड़का, मेरा भांजा, ही मेरे बराबर था। अतः अब घर में आदमी गिनने को बस हम दो ही थे, मैं और मेरी माँ। बचपन में जब मेरे विशाल घर पर वज्रपात हुआ तो मेरे घर के सामने के विशाल वृक्ष पर नाना प्रकार के पंछी, पखेरु जो पूरी दोपहरी कलरव करते रहते थे, तो भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कि समूची धरती पर कहीं कोई शब्द शेष नहीं है। मानो किसी कुत्सित हृदय वाले जादूगर ने अपनी सम्मोहनी बंसी की ध्वनियों को सम्मोहित कर शांत कर दिया हो और मैं अपने घर की चौहद्दी के बाहर की फिसलन भरी भीगी जमीन पर बैठा युग युगांतर से कुछ शब्दों की खोज में असहाय हो बैठा हुआ हूँ। चाचा का घर संसार कितना सुंदर था। स्नेह वात्सल्य की भावना ने ही उनके नानाविध अभाव और सुविधाओं को ढक रखा था। उनके लड़के लड़कियों का स्वास्थ्य और सुगठित सौंदर्य हमारे गांव में आश्चर्य का विषय था। सैकड़ों प्रकार के रोगों और कुआदतों से भरे गांव के लोगों के बीच रहकर भी चाचा के लड़के लड़कियां सबसे एकदम भिन्न प्रकृति के थे। बापन तपन जैसे जेठे भाइयों के शरीर का रंग पकी हुई सुनहरी नारंगी की तरह था। नाक आंख की बनावट भी बड़े सुडौल ढंग से तराशे हुए हीरो सी थी। बड़ी बहनें भी अत्यंत दीप्तिमती सुंदरी थी। इसी से उनके विवाह इत्यादि करने में चाचा को
जूतों के तल्ले घिसने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे गांव में चाचा के पुत्र पुत्रियां ही पढ़ने में सबसे प्रखर थे। इसी से पढ़ाई लिखाई पूरी करके चाचा के सभी लड़के एक एक कर अच्छी से अच्छी नौकरियों में लगते जा रहे थे, जिससे लोगों में उनसे ईर्ष्या पैदा हो रही थी। पुरंदर चाचा के पुत्र पुत्रियों के जन्म से लेकर उनकी नौकरी चाकरी लगने तक की दीर्घकाल की कहानी मैंने जिस तरह अति संक्षेप में कह दी, पुरंदर चाचा के लिए उनके खाने पीने, ओढ़ने पहनने, शिक्षा दीक्षा इत्यादि के नाना प्रकार के प्रयोजनों के लिए सामान जुटाने, व्यवस्था करने और इस तरह 6 संतानों को बड़ा करने का कार्य इतना सहज सरल कार्य नहीं था। वस्तुतः उनका अभाव भरा, बराबर एक न एक वस्तु की कमी बनाए रखने वाला घर परिवार था। वैसे उनकी अपनी 4 बीघे खेती की जमीन थी, परंतु नदी में जब बाढ़ आई तो उसमें ऐसा बालू पड़ गया कि फिर उसके बाद वह सारी जमीन खेती करने लायक नहीं रही। उसमें कुछ भी नहीं होता था। इस तरह घर में कमाने वाला व्यक्ति बस एक ही था, जबकि खाने वाले झुंड के झुंड। नौकरी से जो वेतन मिलता था उससे कभी महीने के आधे दिन किसी तरह निपट जाते, कभी वह भी नहीं। ऐसे दुर्भाग्य के समय भी चाचा अपने बाल बच्चों के मुंह की ओर देखते हुए संसार की धानी रात दिन हंसी खुशी से खींचते चले जा रहे थे। बचपन से ही चाचा को देखते ही मेरे गले में नाना प्रकार के प्रश्न निकलने को ठेला ठेली करते रहते थे। माँ से तो कुछ भी पूछने का कोई उपाय नहीं था। उनका स्वभाव बच्चे को खोई हुई शेरनी सा था। चाहे अकाल वैधव्य के कारण हो या बड़ी बहन को वैधव्य की यंत्रणा भोगते हुए अनेकानेक कष्ट सहन कर पालने पोसने और विवाह करने के असह्य दुखों के सहन करने के परिणाम से ही हो, अथवा घर के बाहर हाथ के जाल के भीतर 13 हाथ के छेद सदृश मुझको कमाने खाने लायक, अपने पांव पर खड़ा होने लायक बनाने की चिंता के कारण ही हो। माँ का दिमाग हर समय अस्थिर और उबलता उफनता रहता था। क्रोध आते ही जलाने की लकड़ी, चहला, बांस, सील लोदा, चौका बेलना, कौन सी चीज कब मेरी पीठ पर आ पड़ेगी इसका कोई ठिकाना नहीं था। सामान्य से कारण पर भी माँ उत्तेजित हो उठती थी और तब पूरे दिन भर किसी को शाप देती, गाली गलौज करते करते जब तक थक नहीं जाती थी, तब तक माँ का मुंह बंद ही नहीं होता था। चाचा चाची दोनों का ही स्वभाव माँ के स्वभाव से एकदम उल्टा था। जिस तरह चाची के गौड़ मुखमंडल पर अधन्नी पैसे जितना बड़ा लाल सिंदूर का टीका ललाट पर चमकता रहता था, उसी प्रकार हर समय उनके मुंह पर एक अलौकिक हंसी जगमगाती रहती थी। मोटे कपड़े की मेखला पहने चादर के एक कोने के आंचल से मुंह ढके रात दिन एक पर एक काम करती जाती चाची के मुंह से कभी भी किसी भी प्रकार के अभाव अभियोग संबंधी कोई भी शब्द नहीं निकलता था। दूर बचपन से ही माँ ने समझा था कि जीने के लिए मनुष्य को धन धान्य की आवश्यकता पड़ती है। जिस घर में धन संपत्ति का अभाव होता है वह घर परस्पर कटु वचनों और दुर्व्यवहारों से भरा रहता है। मेरा घर तो ऐसी कटुतापूर्ण बातों से भरा ही था, जबकि चाचा का घर एकदम साफ सुथरा, बात व्यवहार सभी दृष्टि से परिछन्न था। बिल्कुल सपने में देखी मायापुरी जैसा सुंदर, मोहक। पढ़ना लिखना छोड़कर बॉल खेलने जाते हुए बापन भैया को लक्ष्य कर चाचा ने कहा, क्यों जी विश्ववरेण्य, पढ़ना लिखना छोड़कर बस गेंद पर लात मारते रहने से ही क्या ताल के पेड़ पर गुच्छे के गुच्छे फल लगेंगे? बहुत देर तक सोने के बाद बिस्तरा छोड़ना चाहने वाले तपन भैया को एक दिन चाची जी ने रसोई घर से ही पुकार कर कहा, कहो भाई मेरे भीष्मक, भगदत्त की सुख निद्रा क्या कभी टूटेगी नहीं? वे सब बातें भी क्या गाली हैं, जबकि मेरी माँ के मुंह के सामने कांव कांव करते कौवे की बोली भी बंद हो जाती थी। चाचा चाची की गाली की भाषा थी विख्यात, वरेण्य, गुणनिधि, राजर्षि, बहुत ज्यादा हुआ तो अजमिल, रत्नाकर। मैंने एक दिन चाचा से पूछा था, चाचा जी आपके पास कितना धन है? अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर क्रोध से मेरी ओर देखते हुए चाचा ने मुझसे ही पूछा, क्या? मैंने कहा, रुपया पैसा ना हो तो संभवतः आदमी सुखी नहीं रह सकता। क्यों चाचा? चाचा हंस पड़े, फिर बोले, अरे वाह, यह देखो, यह तो जन्माष्टमी के दिन ही गोवर्धन पहाड़ उठा लेना चाहता है। फिर कुछ क्षण चुप रहकर बात करने का सुर बदलकर मुझसे नहीं मानो हवा से ही कह रहे हूं। इस अंदाज में चाचा कहने लगे, धन ऐश्वर्य मनुष्य को
सुखी नहीं कर सकते। सुख की चिंता में मनुष्य जो रात दिन निरंतर खोज किए जा रहा है, इसका तो कोई अंत नहीं है। मेरे पास जो है, उसी को लेकर मैं सुखी हूँ। चाचा का घर एक दो कोठरी का घास फूस के छप्पर का लिपा पुता साफ सुथरा घर था। घर की चारदीवारी के किनारे गुलदुपहरिया और स्वर्ण चंपा की कतारें थी। दरवाजे पर बेदाना का पेड़ था और उसके पास तुलसी का चौरा। चाचा ने एक अच्छा घर बनाने का आयोजन ठान रखा था। लकड़ी के लट्ठे, चौड़े तख्ते, खुले दरवाजे पर कमल और चिड़ियों आदि के नक्काशी करे खंबे, टिन की छाजन आदि से बना घर। उस घर के तख्तों पर चढ़कर मैंने अनेक दिन उछल कूद की है। मिस्त्री लोग कान में पेंसिल और आधी पी हुई जली बीड़ी खोसकर जब लकड़ी चीरते थे, रंदा मारते थे, तो वह सब दृश्य मैं बहुत बहुत देर तक देखता रहा हूँ। उन दिनों मेरे लिए हंसी खुशी, आमोद प्रमोद से समय बिताने के लिए यह सब काम ही उत्तम उपाय थे। मछली मारने वालों को मछली मारते देखना, इसके उसके घर घूम फिर कर खट्टे संतरे, ताल फल आदि इकट्ठा करना, उछलती छलकती लालू की मछली को झपट्टा मारकर पकड़ ले जाती माछारांगा चिड़िया को देखना, कतार की कतार बनाए उड़ती बगुलों की पंक्तियों को देखना, अथवा फिर घर आए अतिथियों के मुंह से उन लोगों के गांव के नाटक, हरि कीर्तन, दंगा फसाद की बातें सुनना इत्यादि क्रिया व्यापार ही मेरे प्रफुल्लित चित्त से समय बिताने के प्रधान साधन थे। चाचा ने बापन भैया के अन्नप्राशन के समय के बाद से ही इस घर को बनाना आरंभ किया था, परंतु उस घर का काम कभी समाप्त ही नहीं होता था। एक एक करके 6 संतानों के पिता बन गए, किंतु घर के काम का अंत नहीं हुआ। एक महीने में खिड़की के लिए लकड़ी, तख्ते, 2 माह बाद फिर एक जोड़ा खुटियां, फिर 6 महीने या वर्ष भर बाद एक बंडल टीन की शीटें इकट्ठी हो रही थी। इसी प्रकार चाचा के घर के निर्माण का कार्य अत्यंत मंथर गति से चल रहा था। इतने धीमे धीमे घर का काम होने से क्या होगा? चाचा घर के संबंध में बहुत तीव्र गति से सोच विचार कर रहे थे। चारों लड़कों के लिए 4 अलग अलग कोठरियां, अतिथि अभ्यागतों के लिए एक अलग, बेटी दामाद के आने पर उन्हें ठहराने के लिए एक और, दोनों ओर 2 बरामदे, फाटक की सीढ़ियों के दोनों ओर दीवारों पर 2 दंतैल, हाथियों के सिर आदि आदि कल्पनाएं चाचा के सपनों के घर को मनमोहक बनाई हुई थी। मैंने प्राइमरी स्कूल पास किया, हाई स्कूल में भर्ती हुआ, उसे भी लांघकर कॉलेज में आया। कॉलेज जीवन भी पूर्ण हुआ, किंतु चाचा के घर का काम नहीं बंद हुआ, और जाने क्या क्या होने से ही घर होगा। घर के सामने एक छोटी पोखरी, पोखरी के किनारों को पक्का कराना, दरवाजे के फाटक पर लकड़ीला लंबा चौड़ा गेट, और गेट पर ही गेट कीपर का एक घर, फाटक की छाजन आदि आदि। घर बनाने में कितने सारे आनुषंगिक काम नहीं होते। बहुत दिनों तक तो मैं पाठ्य पुस्तकों में पढ़े गए प्रासाद, अट्टालिका इत्यादि शब्दों के अनुरूप मन ही मन चाचा के अर्ध समाप्त घर के विषय में सोचता था। एक दिन मैंने चाचा से पूछा, और कितने दिन चाचा? तुम्हारा घर तो पूर्ण ही नहीं हो रहा। चाचा ने कहा था, अरे हिरण्यकश्यप को देखो तो, लाठी मारकर ही खंबे से नरसिंह को बाहर करना चाहता है। फिर उसके बाद कहने का लहजा बदलकर चाचा ने कहा, होगा भाई, एक दिन घर पूरा हो जाएगा, और फिर मेरे हृदय के भीतर तो एक घर है ही, और वह घर अत्यंत रमणीय है। उस घर को मैंने कितने कालों से सजा रखा है। आश्चर्यचकित होकर मैंने पूछा, मनुष्य के हृदय के भीतर क्या घर हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चाचा ने सर को थोड़ा सा झटका देते हुए कहा, प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर एक घर होता है। मैंने पूछा, तो क्या मेरे हृदय के भीतर भी है? हाँ है, केवल तुम उसके होने का एहसास नहीं कर पाते हो। थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो उसका अनुभव कर सकोगे। मैं उस अनबुझ पहली सी बातों को सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ। मैंने कहा, चाचा, तुम अपने इस घर में बापन तापन भाई साहबों के लिए तो अलग अलग कोठरियां बनवा रहे हो, मेरे लिए भी एक क्यों नहीं बनवाते? मुस्कुराते हुए चाचा ने कहा, जरा यह देखो, जोर जबरदस्ती से सब कुछ हथिया लेना चाहता है। फिर कुछ क्षण चुप रहकर पुनः बड़ी गंभीरता से पुरंदर चाचा ने कहा, मेरे हृदय के भीतर वाले घर में तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर कोठरी है। हृदय के भीतर घर? कितनी विचित्र बात है। मुझे हृदय के भीतर की कोठरी की कोई जरूरत नहीं।
यह बाहर का अधबना घर ही इतना सुंदर है, उसमें ही एक छोटी मोटी कोठरी मुझे रहने के लिए दें तो बहुत है। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। चाचा का घर बनना पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि घर संसार ही टूट फूट कर बिखर गया। चाची जी का स्वर्गवास हो गया, बहनों का शादी विवाह हो गया, भाई लोगों को नौकरी की वजह से इधर उधर दूर दूर छिटक जाना पड़ा। फिर चाचा से बिना पूछे जांचे ही सभी ने एक एक नवयुवतियों से विवाह रचा लिया। भाई लोगों के मन में संभवतः भीतर ही भीतर यह शंका थी कि उनके द्वारा पसंद की गई युवतियों को उनकी स्त्री के रूप में, अपनी पुत्रवधू के रूप में शायद चाचा पसंद न करें। पुरंदर चाचा ही शायद घर नष्ट करने वाले हैं। इन नाचने वाली युवतियों को देखते ही अपनी कुटिल भ्रुकुटी के संचालन मात्र से ही वे सब कुछ को नामंजूर कर देंगे। इसी बीच मैं भी एक अच्छी नौकरी पा गया, बहुत अच्छे वेतन और सरकारी क्वार्टर पाने वाली अच्छी सी नौकरी। शादी ब्याह भी किया, दो संतानों का पिता भी बन गया। माँ के मरने के बाद गांव की जगह जमीन बेचकर गुवाहाटी शहर में एक मकान भी बनवा लिया, 3 मंजिला मकान। अंतिम अवस्था में माँ बड़े कष्ट भोग कर मरी। मेरी पत्नी गांव जाने को प्रस्तुत नहीं थी, क्योंकि गांव में बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, सिनेमा नहीं, क्लब नहीं। ऐसी जगह पर भला आदमी कैसे रह सकता है? मरने के कुछ क्षणों पहले माँ ने मुझे समझाया था, मैंने सारा जीवन बड़े कष्ट में बिताया, अब हमारा दुख दर्द मेरी मृत्यु से सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम लोग सुखी रहो। तुमने हाथी खरीदा है, अच्छा महावत होने से ही हाथी को अच्छी तरह चला सकेगा। उसे खूब अच्छी तरह समझा बुझा लेना। घर तोड़ना तो बहुत आसान काम है, लेकिन घर का निर्माण करना अत्यंत कठिन है। सभी लोग आज सोचते हैं, कुछ कहते भी हैं, कि मैं एक बहुत सुखी मनुष्य हूँ। अच्छा घर द्वार, रुपया पैसा, सुंदर पत्नी, स्वास्थ्यवान संतान, सभी कुछ तो मेरे पास है। परंतु मैं किसे कैसे समझाऊं कि वस्तुतः मैं एक सर्वथा रिक्त, शून्य मनुष्य हूँ। सच बताऊं तो मेरा कोई अपना नहीं है। यहाँ तक कि पत्नी बच्चे सभी मेरे लिए नितांत ही पराये हैं। घर, घर किसे कहें? केवल ईंट पत्थर, माटी बालू, कल कब्जे, कुर्सी मेज, बर्तन बासन से ही क्या घर होता है? घर गढ़ने के लिए मोह ममता, अनुकंपा, उपलब्धि, त्याग सेवा आदि की क्या कोई आवश्यकता नहीं पड़ती? किसे कहूं? और फिर सुनेगा भी कौन? समय की अत्यंत तेज रफ्तार के साथ ताल मिलाकर ना चल पाने के कारण मेरे आत्मीय स्वजन, साथी सहचर आदि मुझसे छिटक कर दूर हो गए हैं। अथवा मैं ही अपनी अकर्मण्यता, डरपोकपन, असमर्थता आदि की वजह से सबके बीच से छिटक कर बाहर आ गया हूं। अपने अत्यधिक निकट समझे जाने वाले व्यक्ति को दूर से देखने का जो कष्ट है, उसकी अनुभूति की बात पृथ्वी के कितने आदमी समझ पाते हैं? मेरी पत्नी स्वभाव से अत्यंत जिद्दी, लालची, लोभी, स्वार्थी, दूसरों की वैभव देखकर जलने वाली और बड़ी ही झगड़ालू है। छोटी छोटी बातों पर भी चीख चिल्लाकर वह ऐसी कटु परिस्थिति पैदा कर देती है कि मुझे अपने जीवन के प्रति ही वितृष्णा हो उठती है। ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण असहाय स्थितियों में मुझे अपनी आजीवन दुखिनी माँ की याद आती है। हंसी भी आती है माँ की बातों पर। हाथी, महावत, अरे हाथी हो तब ना महावत का प्रश्न उठता है। एक फणीधर सांप के सामने महावत की क्या बिसात। फिर भी मैं हंसता रहता हूँ और हंसते समय मैं स्वयं को अत्यंत बेवकूफ, अत्यंत हीन, अस्तित्वहीन समझता हूँ। बाहरी परिवेश को सहज बनाए रखने के लिए मैं किस प्रकार अपने हृदय को खंड खंड करके, टूक टूक करके बिखरा देने को बाध्य हुआ हूँ, इस बात को इस धरती पर कोई आदमी नहीं जानता। कभी कभी मन में आता है कि कहीं पर सर छुपाकर या दोनों हाथ हृदय पर रखकर कुछ समय के लिए खूब जोर जोर से फपक फपक कर रो लूं। अचानक ही मुझे पुरंदर चाचा की बड़ी याद आई। उस परम स्वास्थ्यवान, स्नेहशील ज्ञानी पुरुष के समीप जाकर कुछ क्षण शांति से बिताने के लिए, प्यार के लिए तड़पते मेरे हृदय में हाहाकार मचने लगा। फिर मैं अपनी मोटर कार से एक दिन गांव पहुंचा। कार एकदम पुरंदर चाचा के दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ी की। परंतु यह क्या, चाचा के घर का यह कैसा जरा जीर्ण रूप है। उसे देख मेरे हृदय में स्थित हाहाकार मानो बाहर होने के लिए तड़फड़ा उठा। चाचा के घर के दरवाजे के फाटक की जितनी सुंदर चमत्कार पूर्ण सज्जा की बात थी, प्रवेश द्वार को भव्य बनाने की परिकल्पना थी, वहां एक सामान्य सा छड़ का लकड़ी का पल्ला भी नहीं है।
चारों ओर मनमाने ढंग से उगाए बनेले वृक्ष एवं लताओं ने ऐसा घेरा कर रखा है कि दिन में ही अंधकार छा गया है। दिन दोपहर में ही वहां असंख्य मच्छरों की घनघनाहट भरी है। चाचा का घर बनना पूर्ण नहीं हुआ। घर के दरवाजे खिड़कियां अपनी जगह से सरक गए हैं। घर के खंभों काट के तख्तों पटरों पर बानर केका लता खूब उग उग कर फल फूल रही है। हाथी की सूढ़ों से सुसज्जित की जाने वाली प्रवेश द्वार की सीढ़ी का तदनुसार निर्माण नहीं हो सका। उसकी जगह सफेद चींटों ने नीचे मिट्टी उठाकर वाल्मीकि का भारी डूह बना दिया है। अत्यंत दीन मलिन असहाय मुद्रा में पुरंदर चाचा एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठे हुए थे। चाचा से कहने के लिए मेरे हृदय में जाने कितनी बातें जमा थी, परंतु उस क्षण विशेष में मैं मानो सब कुछ भूल गया। ऐसा लगा पुरंदर चाचा भी एक बहुत दूर के आदमी हैं, जिनसे मेरा कोई संपर्क नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घोर शत्रु को भी यात्रा क्रम में रास्ते में मिल जाने पर अपना मित्र बताकर परिचय दे, उसी तरह मैंने मात्र सौजन्य बनाए रखने के भाव से चाचा से पूछा, कहिए चाचा जी, अच्छी तरह है ना? चाचा ने अपनी धुंधलाई आंखों को मेरे ऊपर से हटाकर आकाश की ओर करते हुए कहा, अच्छा हो ना? अरे मैं एक सूखा ठूंठ पेड़ हूं, किस क्षण गिर पड़ूंगा, इसका क्या कोई ठिकाना है? चाचा की बातों से मुझे झटका लगा। मैंने फिर पूछा, और चाचा, तुम्हारा घर? चाचा हंस पड़े। हंसी भी इतनी व्यथा कातर करुण हो सकती है, या मैंने उस दिन ही समझा। रुदन से भी अधिक मर्म स्पर्शी, हृदय विदारक थी वह हंसी। एक एक कर शब्द निकाल निकाल कर चाचा ने कहा, केवल यह बाहर का घर ही नहीं भाई, मेरे हृदय के भीतर का घर भी जल फूंक कर राख हो गया है। चाचा फिर हंसे। कितनी विषादमयी थी वह हंसी। चाचा की उस खाली खाली शून्य विवल जर्जर बिखरी बिखरी हंसी ने मानो पृथ्वी की समूची व्यथा वेदना और दुस्सहानुभूति को लाकर मेरे हृदय में स्तूपाकार इकट्ठा कर दिया। और मैं क्या पूछूं, और मैं ही कौन सा समाचार सुनाऊं? मैं तो एकदम स्तब्ध हो गया। मेरी वाक शक्ति ही जैसे लुप्त हो गई। हंसते हंसते ही चाचा ने, राजा, अब तुम बताओ, अपने घर की बातें कहो, और अपने हृदय के भीतर के घर की बात भी बताओ। उनकी उन बातों में कौन सा अमोघ मंत्र छिपा हुआ था, कौन जाने। मेरा मेरुदंड ही क्रमशः झुक गया। मेरी दोनों आंखें क्रमशः आंसुओं से भर गई। हृदय के भीतर हजारों पंखहीन पक्षी आर्तनाद कर उठे। किसी प्रकार मैंने कहा, मेरे हृदय के भीतर कोई घर नहीं है चाचा, या कि मेरे पास हृदय ही नहीं है चाचा। मैं एकदम शून्य मनुष्य हूं, भीतर से एकदम खाली। मैं बिल्कुल अक्षम, असमर्थ, निरुपाय आदमी हूं। और फिर अपने सिर को चाचा की गोद में रखकर पृथ्वी के सारे अभागे मनुष्यों की तरह मैं चुप चुप ही निःशब्द रुदन करने लगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।